हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा शानदार रहने वाली है। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बायोलॉजी में जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन और साथ में ही जो MCQ क्वेश्चन है उनको करवा दीजिए। तो चलिए आज हम चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक के, यानी पहले चैप्टर से लेकर भैया 7वें चैप्टर के बीच में 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वाले उनको करवा देते हैं। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे भी अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है ना भैया? चलिए शुरू करते हैं बबुआ। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन के साथ बैठना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप अगर यहां नोट कर लेते हैं तो एग्जाम के टाइम में ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। हम हमेशा से ये बोलते चले आए हैं। ठीक है भैया? चलिए पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, और पुष्प का इसमें कौन सा भाग फल की रचना करता है? यहां से ये क्वेश्चन है। अब समझना है भाई, फल 2 प्रकार के हैं। एक होता है आभासी फल, ठीक है, जिसको झूठा फल, मिथ्या फल भी कहा जाता है, और एक होता है वास्तविक फल, जिसको सत्य फल कहा जाता है। तो यहां पे हम यूं कह लें कि सत्य और असत्य फल भी होता है। ठीक है, तो ये जो आभासी है इसको झूठा फल कह लें या असत्य फल कह लें, ठीक है, इसके हमने बताया ना ये नाम हो जाते हैं। बाकी एक सत्य, तो एक बार सत्य और असत्य में ये अंतर भी आया है प्रीवियस ईयर में। तो यहां से क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, बट हमारा जो क्वेश्चन है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, तो पहले यहां से समझना, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए भैया, सत्य फल ऐसा फल होता है बच्चों जिसमें फल के निर्माण में यानी इसके निर्माण में मुख्य रूप से भाई, इसमें जब फल बनता है तो मुख्य रूप से अंडाशय का योगदान होता है। इसका भैया अंडाशय, क्योंकि अंडाशय का परिपक्व भाग ही क्या बनाता है? फल बनाता है। क्योंकि फल की परिभाषा भी पूछा गया है, तो अंडाशय के परिपक्व भाग को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। तो जब क्या होता है, फल की रचना में मुख्य रूप से अंडाशय भाग लेता है भैया, तो ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सत्य फल कहते हैं। लेकिन अब यहां पे भैया असत्य फल की बात की जा रही है, तो सेब को भैया आभासी फल या असत्य फल या झूठा फल या मिथ्या फल इसलिए कहते हैं क्योंकि सेब में फल का जो विकास है वो अंडाशय से ना होकर, देखा, क्योंकि आपने सत्य फल में देखा कि अंडाशय से हो रहा था, बट यहां पे आभासी वाले में यानी असत्य में, झूठे फल में, मिथ्या फल कुछ भी कह ले, इसमें मुख्य रूप से अंडाशय से यानी इसका विकास ना होकर पुष्प के अन्य किसी भाग जैसे पुष्पासन से होता है, और भी इसमें जो पेटल्स वगैरह होती हैं वो भी हिस्सा ले लेती हैं, ठीक है ना, बाह्य दल हिस्सा ले लेते हैं, उन सबसे होता है। इसलिए सेब को आभासी फल या झूठा फल या मिथ्या फल कहते हैं। ठीक है, और सेब में भैया ध्यान देना, पुष्पासन का मतलब सेब में जो पुष्पासन होता है यही फल का मुख्य खाने योग्य भाग्य होता है, यानी पुष्पासन वाला भाग्य ही मुख्य रूप से वो फल बनाएगा, उसका गूदा बनाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब बात समझ में आ गई भैया कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, क्योंकि अधिकांश जो फल होते हैं उनका निर्माण जो होता है, विकास होता है, मुख्य रूप से अंडाशय से होता है। बट जो सेब है उस फल का विकास मुख्य रूप से अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भाग, जिसमें हमने बताया ना कि बाह्य दल भी शामिल होगा, पुष्पासन होगा, जो दल होते हैं यानी दलपुंज होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब से होता है, यही कारण है कि सेब को आभासी फल कहा जाता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भैया। अगला क्वेश्चन है कि मांसल फल क्या है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है कि भैया हाँ ये डेरिवेशन हो सकता है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये न्यूमेरिकल आ सकता है, ये टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है, या एनसीईआरटी बेस्ड। इसमें तो एकदम फिक्स वाले होते हैं कि भैया हाँ यही पढ़ लो काम चल जाएगा। तो
क्वेश्चन है कि मांसल फल किसे कहा जाता है, इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। अब देखिए मांसल नाम में ही है भैया, क्योंकि बायोलॉजी में आधे से ज्यादा टॉपिक तो आपको वैसे ही तैयार हो जाएंगे कि मांसल फल, मांसल का मतलब जिसमें पूरा गूदा ही हो, ठीक, यानी ऐसे फल जिसमें जो खाने वाला भाग होता है वो रसदार यानी गूदेदार होता है, ठीक है, ऐसे फल को क्या कहा जाता है, मांसल फल कहा जाता है। समझ में आ गया भैया? तो ऐसे फल यानी जिन फलों में फल भित्ति सरस यानी रसों से परिपूर्ण, सरस का मतलब रस से भरा हुआ, तथा गूदेदार होती है, वे फल मांसल फल कहलाते हैं, ठीक। और इनकी जो फल भित्ति होती है, फल भित्ति को मतलब बाह्य भित्ति और उसके बाद मध्य भित्ति तथा अंतः भित्ति में विभाजित किया जाता है, ठीक। और उसके बाद जो मुख्य रूप से अगर हम बात कर लें तो इसका महत्व ये होता है कि ये क्या होते हैं, ये फल अस्फोटक होते हैं, जिसके कारण इनके जो बीज होते हैं वो गूदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि भाई बात कर ले, इनका जो बीज है स्वतंत्र तब होगा, बाहर तभी निकलेगा पूर्ण रूप से जब इसका पूरा मांसल वाला हिस्सा सड़ जाएगा, गूदा वाला हिस्सा सड़ जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है जो गूदा वाला हिस्सा है वही फल बीज की सुरक्षा करता है, यही इसका महत्व है, ठीक है। जैसे में बात कर लें तो भैया कौन कौन से फल हो जाएंगे, तो मांसल फल के अंतर्गत, मांसल फल के अंतर्गत यहां पे लिखेंगे जैसे, जैसे आम हो गया, तो भैया आम भी बड़ा रसीला होता है, तो आम का पूरा गूदा वाला भाग, रसीला भाग जब पूरा सड़ जाएगा तभी जाकर गुठली निकलेगी, आम हो गया। आम की तरह भैया संतरा भी हो गया, तो जैसे संतरा है उसमें भी तो रसीला वाला भाग, पूरा गूदा वाला भाग सड़ेगा तभी जाकर बीज स्वतंत्र होगा, ठीक है ना, तो संतरा हो गया। इसी तरह से भैया अब देखिए और भी अंगूर भी इसी श्रेणी में आ जाता है, ठीक है, सेब भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, सेब भी इसी में आ जाता है, तो आदि कर देंगे। तो ये क्या होते हैं, पूरे गूदेदार भाग होते हैं, सरस भाग, अंगूर भी आ जाता है, ठीक। तो ये सब क्या है, मांसल फल के अंदर आते हैं, ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की विपुंसन क्या है, बोलेगा विपुंसन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा में इसको और किस तरीके से पूछ सकता है कि विपुंसन से क्या तात्पर्य है और एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। तो सीधी सी बात है, विपुंसक होता क्या है, रटने की जरूरत नहीं है भैया, केवल अच्छे से समझिए। जैसे आपने पढ़ा है कृत्रिम परागण की घटना को, वन शॉट में हमने अच्छे से समझाया कि कृत्रिम जो परागण होता है उसमें होता क्या है। तो कृत्रिम परागण में आपने ये देखा कि जो मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जो परागण कराता है वो क्या है, कृत्रिम परागण होता है। उसमें व्यक्ति करता क्या है कि किसी पुष्प के नर वाले भाग को क्या करता है, वो काट कर चिमटी से निकाल देता है ताकि पॉलिनेशन की घटना ना होने पाए, ठीक है। वो चीज आपने कृत्रिम परागण में पढ़ा था कि फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो मादा जननांग होता है उसको पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, फिर उसके बाद उसी जाति के दूसरे पुष्प के मतलब दूसरे पौधे के पुष्प को लाते हैं, पहले पॉलीथीन हटाकर उस पर रगड़ दिया जाता है पुष्प को, फिर ढक देते हैं तब तक के लिए जब तक कि ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, ठीक। तो ये प्रक्रिया आपने कहां पढ़ा है, पूरा का पूरा कृत्रिम परागण के अंतर्गत, जहां पे व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार परागण कराता है, तो वही से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है। तो विपुंसन में बात करें भैया, ये जो विपुंसन में होता क्या है इसमें भी ध्यान समझो। इसमें क्या होता है कि किसी द्विलिंगी पुष्प के, द्विलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों हो, तो द्विलिंगी पुष्प के नर जननांग को क्या करते हैं, बोले तो जो पुंकेसर होता है परागकोश को उसके परिपक्वन से पहले ही हटा देने की जो प्रक्रिया है वो विपुंसन कहलाती है। यानी किसी पुष्प के नर जननांग को
काट कर निकाल देना। ठीक है, कब? जब वो फूटने ना पाए उसके पहले ही। कौन? परागकोश। तो क्या कह सकते हैं कि किसी पुष्प के नर जननांग को स्फुटन से पहले ही काट कर हटा देना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। ठीक है भैया, तो विपुंसन की प्रक्रिया कृत्रिम संकरण में पुष्प के स्वपरागण को रोकने के लिए की जाती है। अभी हमने बताया ना भैया, ठीक, ये स्वपरागण की घटना को रोकने के लिए ऐसे किया जाता है, क्योंकि स्वपरागण में अपने आप हो जाएगा, और जब व्यक्ति काट कर निकाल देंगे तो उसमें क्या है, अपने आप फिर नहीं हो पाएगा। ठीक, विपुंसन या इसी को बंध्याकरण बोलते हैं में पौधों के द्विलिंगी पुष्प के पराग कोशों को उनकी कलिका स्थिति में ही चिमटी से निकाला जाता है एवं इस पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है। यानी फिर व्यक्ति क्या करेगा, अपनी इच्छा अनुसार उसी जाति के, भाई हमने बताया ना, किसी दूसरे पुष्प के पराग कोश को लाकर उसमें मादा वाले पुष्प पर रगड़ देता है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है ना, तो टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक प्यारे बच्चों, ठीक, अगला टॉपिक जो 2 नंबर में पूछा जाता है वो ये है कि नर में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। काफी बार पूछा गया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है ना, उसमें अगर देखें, आपको फिगर दिख रहा है ये नर जनन तंत्र, तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नर जनन तंत्र होता है, बोले तो ये जो दिख रहा है, ठीक, मतलब नर जनन तंत्र में जो वृषण होता है, ये वृषण है भाई, ये वृषण है टेस्टिस, तो ये वृषण कह रहा है कि उदर गुहा के, बोले तो ये बॉडी के बाहर ही क्यों होता है। तो यहां पे एक कारण है, समझना, ये रटने की जरूरत नहीं है। देखिए भाई, क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो, जैसे हमने बताया ना, कम ज्यादा होता रहता है, एकदम कांस्टेंट रहेगा नहीं, ठीक, कम और ज्यादा, जैसे ठंडी गर्मी का मानसून चलेगा उसी अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, तापमान जैसे बदलता है तो उसी हिसाब से इसमें भी प्रक्रिया चलती है। जैसे क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी में तो क्या करेगा, ये तापमान को मेंटेन करने के लिए भाई बाहर से ठंडक को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए ये थोड़ा ढीली पड़ जाती हैं इसकी मांसपेशियां। और जब ठंडी बहुत ज्यादा हो जाती है तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और अंदर हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हीट होता है, गर्म होता है, तो उस समय ये मांसपेशियां ऊपर की तरफ यानी पेट की तरफ, अंदर की तरफ खींचती हैं। और उस ऐसी स्थिति में कि ठंड के टाइम में ये जो वृषण होता है सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर ये परिवर्तन आपको मालूम है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये किया गया कि आखिर ये बाहर होते क्यों हैं। तो इसका एक कारण ये है कि जो स्पर्म होता है, शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म शुक्राणु के निर्माण के लिए, इसके निर्माण के लिए जितना शरीर का तापमान होता है उससे कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। यानी हमारे बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। याद रखना, जितना टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी का तो उससे कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होगा भैया, अगर उतने ही टेम्परेचर, जैसे हमने बताया ना, शुक्राणु के बनने के लिए शरीर से कम तापमान की जरूरत होती है, तो जैसे बॉडी का टेम्परेचर जितना है उतने टेम्परेचर पर अगर ये बनेगा बॉडी के अंदर तो ये नष्ट हो जाएगा शुक्राणु। यही कारण है कि ये क्या होता है, उदर गुहा के बाहर स्थित होता है ताकि शुक्राणु नष्ट ना होने पाए, मरने ना पाए। सीधी सी बात, यही इसका कारण है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं। तो भाई लिखेंगे कि नर मतलब मानव में अगर बात कर ले, फीमेल मतलब मेल में जो वृषण होता है वो शरीर के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। ठीक, इसका कारण यह है कि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 अंश सेल्सियस का कम तापमान की आवश्यकता होती है। यानी हमारा बॉडी का टेम्परेचर जितना होता है उससे कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, जबकि शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। यानी शरीर के अंदर जब बनेगा तो भाई बनने को तो बन जाएगा, लेकिन क्या है, शुक्राणु मर जाएंगे। इसीलिए ये वृषण क्या होता है,
उदर गुहा के बाहर, क्योंकि बनते कहां है शुक्राणु, भाई किस में बनते हैं, टेस्टिस, वृषण में ही बनते हैं, है ना, मालूम है आपको। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भैया। अगला क्वेश्चन है कि वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो दो प्रमुख कार्य का वर्णन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से दो क्वेश्चन को हमने एक साथ समेट लिया है। क्वेश्चन देखिए अलग अलग किस तरह से पूछता है। क्वेश्चन ऐसे करेगा कि वृषण के दो कार्य लिखिए, और उसके बाद फिर कहेगा कि अंडाशय के दो कार्य लिखिए। ठीक है, तो दोनों को हमने यहां संजोकर साथ में रख लिया है। अब वृषण के कार्य में देखेंगे तो वृषण के दो प्रमुख कार्य में सबसे पहला है ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, यानी वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अभी इसके पहले बताया। दूसरा है ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का क्या करेंगे भैया, स्राव करते हैं। ठीक है, क्योंकि टेस्टिस में, वृषण में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। अब देखेंगे भैया अंडाशय। ठीक है, ये वृषण हो गया। अंडाशय के कार्य में पहला है ये अंडाणु का निर्माण करते हैं। भाई वृषण शुक्राणु का निर्माण करते हैं, तो उसी तरह जो अंडाशय है वो अंडाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि ये मादा लिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करते हैं, यानी वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है, और जबकि अंडाशय में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है ना, ये द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षणों का निर्धारण ये करने वाले हार्मोन्स होते हैं, यानी किसी के अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो भी फीलिंग्स होती हैं इन हार्मोन्स का ही किया धरा होता है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कि अपरा क्या है, इसके दो प्रमुख कार्य लिखिए। अपरा किसे कहा जाता है और अपरा के दो प्रमुख कार्य लिखिए। अब देखिए अपरा किसे कहते हैं, अपरा या इसी को प्लेसेंटा करके पूछता है। क्या पूछेगा भैया, अपरा नहीं तो इसी को पूछेगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा कुछ ज्यादा ही पूछा, ठीक है ना, अपरा भी पूछेगा उतना ही प्लेसेंटा भी पूछता है। देखते हैं ये है क्या, समझते हैं। जिसे मां के गर्भ में, मान लेते हैं भैया ये क्या है, गर्भ है, ये गर्भ है, और गर्भ में शिशु पल रहा है। ठीक है, और भाई एक स्ट्रक्चर यहां से निकलकर, अब ध्यान देना इसमें हमें समझना है कि अपरा क्या है। तो इसमें ध्यान देना, अपरा ऐसी संरचना होती है या फिर कह लें कि वह अंग जिसके द्वारा मां के रक्त के माध्यम से गर्भ में पल रहे भ्रूण को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। ठीक है, या उसका भरण पोषण होता है, या उसका लालन पालन होता है, तो वो अंग ही या वह संरचना ही अपरा कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वह अंग जिसके द्वारा मां के रक्त से, क्योंकि जो मां के गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है भैया उसको पोषण कहां से मिलेगा, मां के रक्त के द्वारा से। यानी उसी टाइम अगर आपने देखा होगा कि डिलीवरी के टाइम पर ज्यादातर मां में जो ब्लड की कमी हो जाती है, कारण क्या है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पोषण की आवश्यकता इसको भी होती है। ठीक है, ये पूरी तरह परिपक्व हो चुका होता है भ्रूण शिशु के रूप में, ये क्या है भाई, इसका जन्म होता है। तो ऐसी अवस्था में रक्त की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि ये मां के रक्त के द्वारा ही इसको पोषण मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई दाल चावल खा रहे हैं तो ये भी खाएगा, सब्जी पूड़ी खा रहे हैं तो ये भी खाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी मिलता है मां के रक्त से, और मां के रक्त से ही पोषण मिलेगा, और इसके अंदर जो भी जैसे उत्सर्जी पदार्थ है वो मां के रक्त के द्वारा, यानी अपरा के द्वारा ही वो मां के रक्त में जाएगा, और इसको ऑक्सीजन मिलेगा
अपरा के द्वारा ही मिलेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें CO2 वगैरह बना है, वो भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो है वो बाहर निकलेगा अपरा के द्वारा। तो ये कार्य में आ जाते हैं। तो समझ में आ गया कि अपरा क्या है। तो लिखेंगे भैया, हम क्या लिखेंगे बच्चों, कि वह संरचना जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे विकासशील भ्रूण को माता के गर्भाशय रुधिर से अपना पोषण प्राप्त होता है, उसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। क्योंकि हमने बताया ना भैया, इससे क्या है, मां के रक्त के द्वारा ही इस भ्रूण को पोषण मिलता है। ठीक, वो अंग ही क्या कहलाएगा, अपरा। अपरा के कार्य में पहला है, इसके द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अभी ने बताया ना कि अपरा के द्वारा ही भ्रूण क्या है, पोषण ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। दूसरा है, अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा मां के रुधिर में चले जाते हैं। यानी अपरा के द्वारा ही भ्रूण में जो उत्सर्जी पदार्थ लाइक दैट, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह बनेगा, ठीक है ना, और जैसे CO2 गैस वगैरह हो गया, तो ये क्या है कि मां के रक्त मतलब रुधिर में अपरा के द्वारा ही जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए उस दरमियान मां में मतलब माता के ब्लड में बहुत सारे, हमने बताया ना, उसमें जैसे हीमोग्लोबिन डाउन हो जाते हैं, ठीक, और उसके बाद प्लेटलेट्स वगैरह डाउन हो जाते हैं, और भी इधर उधर की अनियमितता आ जाती है। कारण क्या होता है कि ये सारी चीजें, जैसे उत्सर्जित पदार्थ वगैरह की मात्रा ज्यादा हो जाती है मां के ब्लड में, तब उस समय समस्या शुरू होती है। सब चीज डॉक्टर मेंटेन कर लेते हैं, सब कुछ एकदम बैलेंस कर लेते हैं, तब जाकर डिलीवरी के लिए वो सजेस्ट करते हैं। ठीक, समझ में आ गया भैया अपरा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला टॉपिक है पात्रे निषेचन क्या है। देखिए, इसको चाहे आप पात्रे निषेचन बोलिए, या इसी को स्वपात्रे निषेचन, या इसी को IVF, या इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी, या इसी को परख नली शिशु, तो कई नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है ना, है क्या भैया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, ये आज के टाइम में ज्यादातर, देखिए बहुत सारी समस्याओं के कारण ये आज बहुत ज्यादा प्रचलन में है। आपने जगह जगह पर एड में देखा होगा IVF के बारे में, टेलीविजन में बड़े बड़े बैनर होर्डिंग वगैरह लगे रहते हैं। तो एक्चुअल में IVF में चलता क्या है, देखिए IVF में होता क्या है कि ऐसे दंपति मतलब पति पत्नी, जो नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाते हैं, यानी उन्हें संतानें नहीं प्राप्त होती हैं, तो वो इस तकनीक का सहारा लेते हैं। ठीक है, ये तकनीक उनको संतान का सुख प्रदान करती है। हालांकि इसमें जो कॉस्ट है कम ज्यादा हो जाता है, पैसा ज्यादा भी लगता है, कहीं कहीं कम भी लगता है, लेकिन इसमें पैसे की बात नहीं भाई, हमें पढ़ना है कि तकनीक क्या है। तकनीक में इसमें चलता क्या है कि इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम इसमें जैसे भाई हमने बताया ना कि दिक्कत क्या होती है कि मान लेते हैं कि इसमें शुक्राणु जो है वो गर्भाशय तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर हम कह लें कि फैलोपियन ट्यूब में मिलान नहीं हो पाता है, या फिर अंडाणु निकलकर वहां तक नहीं आ पाते हैं ढंग से, तब ये समस्या होती है। तो इसी के निजात के लिए किया जाता है। इसमें पुरुष के शुक्राणु को और महिला के अंडाणु को लेकर के एक परख नली में क्या करते हैं, एक परख नली, जैसे एक परख नली है ये, ठीक है, तो एक परख नली में किया क्या जाता है, इसमें जैसे शुक्राणु ले लिया गया, ठीक है, और इसी में शुक्राणु और प्लस एक अंडाणु, हमने बताया कि कोई एक अंडाणु स्वस्थ, कोई शुक्राणु ले लेते हैं, स्वस्थ अंडाणु ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इनमें निषेचित कराया जाता है। निषेचन के बाद ये भ्रूण जो बनता है, ठीक है, इस भ्रूण को क्या करते हैं, इस भ्रूण को फिर से माता के अर्थात जो स्त्री होती है
उस माता के गर्भ में फिर से क्या है, स्थानांतरित यानी प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ठीक है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। अब वहां पर फिर से उस भ्रूण का पालन पोषण एक नॉर्मल बेबी की तरह होने लगता है और उसका भी जन्म सामान्य बच्चों की तरह 9 माह के बाद होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया किसमें होती है, पात्र निषेचन या फिर यूं कह लें परख नली शिशु में, या फिर भैया हमने बताया ना टेस्ट ट्यूब बेबी में। आई बात समझ में, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो यहां पर लिखेंगे भैया, यह निषेचन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को कृत्रिम तरीके से परख नली में निषेचित कराया जाता है। जैसे हमने बताया ना, क्योंकि 2 नंबर वाला है तो उतना डिटेल्स में नहीं जाना है। ठीक है, यह तकनीक उन दंपतियों में प्रयोग में लाई जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम हो। ठीक है, तब जाकर के ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक, आई बात समझ में। चलिए तो ये है परख नली शिशु या फिर पात्र निषेचन। पात्र का मतलब ही होता है भैया बर्तन, बर्तन में निषेचन कराया जाए। ठीक है ना, जैसे परख नली में। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है भैया अपूर्ण प्रभाविता। ठीक, देखिए ये कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है इसलिए इसको ले लिया। हालांकि इसमें क्या है भैया, प्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता है, बहु प्रभाविता है, सभी हैं, लेकिन मेंडल के जो नियम है उसमें अपवाद में ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसके मतलब इसे उदाहरण सहित समझाना है। देखिए पूर्ण जो प्रभाविता या प्रभाविता का नियम क्या कहता है, प्रभाविता के नियम में यह कहते हैं कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी में सभी संतानें क्या होती हैं भैया, प्रभावी लक्षण वाले, यानी क्या होते हैं, संकर होते हैं। ठीक है, तो वो प्रभाविता का नियम। बट प्यारे बच्चों जब क्या है, 2 विपरीत पौधे मतलब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण पूरी तरह प्रभावी ना हो, तब वो अप्रभाविता का नियम मतलब क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 2 विपरीत प्रकार के लक्षणों में क्रॉस कराने पर जब F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण पूर्ण रूप से अर्थात पूर्णतया पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं भैया, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे एक गुलाबांस जिसे मिराबिलिस जलापा फूल कहते हैं। ठीक है, गुलाबांस कह लें या फिर मिराबिलिस जलापा, आप सर्च मारेंगे तो गुलाबी रंग का पुष्प होता है, लाल भी इसमें आते हैं मतलब सफेद में। ठीक है ना, तो जैसे इसमें लाल रंग का है, मान लेते हैं गुलाबी, इसमें गुलाबांस का ठीक लाल रंग का पुष्प है, लाल पुष्प वाले पौधे का और सफेद पुष्प वाले पौधे का क्रॉस कराया जाए। ठीक है, अब इसमें अगर जीनो मतलब इसमें अगर हम देखेंगे तो एलील क्या हो जाएंगे भाई, कैपिटल आर दोनों, इसमें दोनों स्मॉल आर। ठीक है, अगर इसमें क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी में अगर प्रभाविता का नियम हम देखते तो प्रभाविता का नियम क्या कहता, प्रभाविता का नियम यहां पे यही कहता कि भाई सभी संतानें क्या होती, संकर लाल पुष्प वाले। लेकिन जब क्या हो जाए, लाल और सफेद में संकरण आप कराओ तो या F1 पीढ़ी में ना तो भैया लाल हो ना सफेद, इनके बीच वाला कोई लक्षण आ जाए, जैसे यहां पे गुलाबी पुष्प वाला आ जाए। क्या चीज भैया, गुलाबी, तो कोई भी पूर्ण रूप से हावी नहीं हो रहा है तो गुलाबी पुष्प वाला पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो गुलाबी पुष्प वाला जा रहा है तो ये जो क्या हो जाएगा भाई, ये पीढ़ी कौन सी है, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, और यहां पे संकरण कराया गया। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में क्या हो जाए, कोई भी लक्षण कह रहा है पूरी तरह प्रभावी ना हो, क्योंकि भैया ना तो लाल वाला प्रभावी हो रहा है ना सफेद वाला,
यहां पर एक अलग रंग का यानी गुलाबी रंग का कोई पुष्प वाला पौधा तैयार होगा, तो ये क्या कहलाएगा? अपूर्ण प्रभाविता कहलाएगा। ठीक है ना, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया भैया, आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? काफी प्यारा सा टॉपिक ये भी है कि जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं, वर्णांधता से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें रेलवे में ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिएगा, सबसे पहले जानते हैं कि वर्णांधता है क्या। कलर ब्लाइंड जिसको बोलते हैं, या इसी को लाल हरा अंधापन कहा जाता है। तो वर्णांधता प्यारे बच्चों एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति कुछ विशेष रंगों, खासतौर पे लाल और हरा, हमने दो अलग अलग रंग से देख लिया, आप भी चेक कर लेना भैया। जिसमें व्यक्ति क्या है, जिसमें व्यक्ति कुछ विशेष रंग लाल और हरे में अंतर नहीं बता पाता। आप देखिए, आपकी नजर ठीक है कि नहीं? तो लाल और हरे में अंतर नहीं बता पाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लाल हरा अंधापन कहा जाता है। तो ये बीमारी ही क्या कहलाती है? वर्णांधता। और ये बीमारी किसके कारण होती है? तो ये एक्स संलग्न एक रोग है। इसमें जो वाहक होता है वो एक्स गुणसूत्र पर बैठ जाता है। ठीक है, तो इसके कारण ये हो जाती है। ठीक, चलिए तो लिखना क्या है, 2 नंबर के हिसाब से, हमें ज्यादा लिखना नहीं, कि वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर बता नहीं पाता है। अब इतना समझ गए होंगे कि भैया क्या कारण है, क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि लाल हरा जब समझ ही नहीं पाएगा तो ऐसे व्यक्ति को अगर रेलवे में ड्राइवर बना दिया जाए तो काम फिर वही होगा कि दोनों जवानी में मस्ती में, दोनों जवानी की मस्ती में चूर, तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। तो भैया वही होगा कि सिग्नल पता चले सामने से रेड वाला आ रहा कि ग्रीन वाला आ रहा है, पता ही नहीं चलेगा, तो क्या ही होगा ना, हो जाएगा क्या चीज, सब उल्टा सुल्टा। तो यहां पर वही चीज है। तो वही है कि लाल और हरे रंग में व्यक्ति अंतर नहीं बता पाता। ठीक है, इसका जो जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और मादा इसकी वाहक होती है। ठीक है भैया, ध्यान देना, वैसे तो मादा ज्यादातर जो वाहक होती है ना वो मादा ही होती है, इनका काम ही होता है फैलाना। अरे भाई बुरा मत मानना, ठीक है ना, नहीं पता चले जो गर्ल्स हैं वो बुरा मान जाए। देख बच्चों, ऐसी बात नहीं है, बट ज्यादातर ये बात सच है कि जो वाहक होती हैं पीड़ित पुरुष ही होते हैं, हर जगह पीड़ित पुरुष ही होते हैं, और फैलाने का काम यानी वाहक हमेशा क्या है, स्त्रियां ही होती हैं। ठीक, तो यहां पर भी वाहक जो है वो मादा है। जैसे भाई देख लो, रोग में कोई भी रोग है, मादा क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो हर जगह है ना मादा, यहाँ पे भी है। तो वो चीज वाहक कौन, मादा। और ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता, ठीक, अन्यथा उचित रेलवे सिग्नल ना पहचान पाने के कारण रेल दुर्घटना की संभावना हो जाती है। बिल्कुल हो जाएगी भैया, जब सिग्नल ही नहीं पहचान पाएंगे तो दुर्घटना काहे नहीं होगी। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन बड़ा किया जाता है, 25 में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का आया है भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष का जो विवाह है रुधिर वर्ग ओ वाली एक स्त्री से हो जाता है, तो उनके बच्चों में कौन से रुधिर वर्ग होने की संभावना है। मतलब यह है बबुआ कि एक ऐसे जनाब हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है और इनका ब्याह जो है वो ओ ग्रुप वाली एक स्त्री के साथ हो जाता है। अब पूछ रहा है कि इनके जो लड़कवन होंगे उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो भैया एकदम सिंपल सा है, ठीक, ज्यादा टेंशन नहीं लेना,
एकदम आसान तरीके से आपको हम बताएंगे। देखिए, जब भी ब्लड ग्रुप में बात की जाए, जीनोटाइप फिनोटाइप बस याद रखना है, ठीक, ये चीज जीनो, जैसे अगर ए बी है, अगर ए बी है तो इनका ए और बी हो जाता है। अगर भैया ए अकेले है तो इनका ए और ओ हो जाता है। अगर बी अकेले है तो इनका भैया मतलब बी और ओ हो जाता है, ठीक है। और जैसे ओ है तो इनका ओ और ओ हो जाता है, ठीक है, जीनोटाइप में, ये याद रखना है, ठीक है। अगर जैसे ए बी है तो ये ए बी है, अगर ए ओ है, जैसे अगर ए ओ है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए, ठीक, क्योंकि यहां चार तरह के ही ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी होता है, ए होता है, बी होता है, ओ होता है, ठीक। अगर ए ओ है तो ए, ठीक है, इसी तरह से बी ओ है तो इसका मतलब बी ब्लड ग्रुप, इसी तरह से अगर ओ है तो ओ ही होगा, समझो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, एक नजर में आप देख लीजिए, ठीक है, एक नजर इन पर डाल दीजिए, हो गया काम। चलिए, अब उसके बाद हम यहां पे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि कह रहा है कि भैया कि रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष का विवाह हो रहा है, तो चलिए हम विवाह करवा देते हैं इनका, ठीक है ना, इनका विवाह करवा दीजिए ना, मंत्र पढ़िए भैया, विवाह करवाइए इनका। चलिए, तो इनका विवाह करवा देना है, बिल्कुल करवाना है भैया। तो देखिए, अगर यहां पे इसमें ये चीज ध्यान देना कि जो ए बी है तो ये ए यहां बी यहां, इधर साइड में पुरुष वाला लिखिए, ठीक है, इस साइड में पिता का मतलब पिता का जो रुधिर वर्ग होगा इस साइड, माता वाला इस साइड, ठीक है ना, चाहे इधर पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, फिर इधर, तो यहाँ पे ए बी और ओ है तो भैया हमने बताया ना, ओ और ये ओ लिखा है, ठीक। अब यहां पर आप लिखेंगे कैसे, यहां पे ध्यान देना, ये ए है ओ है, एकदम ट्रिक की तरह समझो, ये ए है ओ है, तो यहां पे क्या हो गया, ए ओ हो गया, हुआ ना। यहां पर भी ए है ओ है तो क्या हो गया, ए और ओ हो गया बच्चों, हुआ ना। यहां पे क्या लिखेंगे, बी है और ओ है तो भैया क्या हो गया, बी ओ, हुआ ना। यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, बी है ओ है तो यहां पे भी बी और ओ। एक ट्रिक की तरह से याद रख लीजिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, कभी भूलेंगे ही नहीं, इतनी सी बात हो गई। अब ये जो हमने बताया ना, इसके बारे में बस समझिए कि यहां पे निकल कर क्या आया, ए ओ, दूसरा भी ए ओ है, तीसरा क्या है, बी ओ है, और चौथा भी बी ओ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी। अब जरा दिमाग में जोर डालो, जब ए ओ है तो हमने कौन सा ब्लड ग्रुप बताया था, वो ए ही होगा, ए ओ है तो ए ही होगा वही चीज। अब बी ओ है तो बी ब्लड ग्रुप, और बी ओ है तो बी, ठीक है। तो जरा ये बताओ कि संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है और बी है दोनों। तो यहां से आपको दिख रहे हैं कि भैया 25%, ठीक है, यानी 25 नहीं 50, 50% जो संभावना है, ठीक है, यानी 50% क्या है, ये ए ब्लड ग्रुप, और 50% जो है वो बी ब्लड ग्रुप, यानी जो संतानें होंगी भैया उनमें ए और बी ब्लड ग्रुप वाले ही संतानें होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष का विवाह रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री से होता है तो उनके संतान में यानी उनके बच्चों में रुधिर वर्ग ए या बी होगा, यानी उनका ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा। और केस अगर पूछ ले, कभी कभार प्रतिशतता पूछ लेता है, तो भैया 50-50%, ठीक है ना, 50-50, यानी 50% संभावना है कि ए ब्लड ग्रुप वाला होगा और 50% ही संभावना है कि बी ब्लड ग्रुप वाला होगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इस तरह से चाहे जो दे आप आराम से निकाल लेना, बस इतना याद रखना कि इधर पुरुष वाला लिखना है, इधर महिला वाला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
हालांकि ये कभी 2 नंबर में नहीं आता, 3 नंबर से कम में तो पूछता ही नहीं है, बट आ गया तो कैसे लिखना है, छोटा करके। अब 2 नंबर का है तो भैया उसी हिसाब से लिखेंगे। मानव जीनोम परियोजना होती क्या है? तो मानव जीनोम परियोजना एक बड़े स्तर की परियोजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित जो क्षार होते हैं, समस्त जीनों की क्या है, पहचान की जाती है। ठीक है, मानव जीनोम में 3 गुणे 10 के घात, ये घात के रूप में है भैया, 3 गुणे 10 के घात 9 क्षार युग्म होते हैं, यानी यहां पे बिलियन की बात किया जा रहा है। ठीक, तथा प्रत्येक क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। इस प्रकार पूरी योजना पर लगभग $9 मिलियन का खर्च आता है, यानी मिलियन बिलियन की बात होती है यहाँ। ठीक है, तो ये होता है मानव जीनोम परियोजना, जो कि वन शॉट में हमने बहुत अच्छे से समझाया है इसे। ठीक, तो यहां केवल थोड़ी जानकारी लेना है इसके बारे में। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं, कि भैया अवशेषी अंग क्या है? ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले किसी 2 अवशेषी अंग के नाम लिखिए। देखिए, नाम ही है अवशेषी अंग। ठीक है, तो भैया अवशेषी अंग ऐसे अंग जो बहुत समय पहले, हमारे पूर्वजों में क्या थे, एक्टिव थे, मतलब सक्रिय थे, लेकिन उनका उपयोग ना होने के कारण धीरे धीरे वो विलुप्त होते गए, या फिर भविष्य में विलुप्त हो जाएंगे, यानी अभी क्या केवल अवशेष मात्र के रह गए, या फिर हमने कहा ना जो है भी तो वो भविष्य में जिनके विलुप्त हो जाने की संभावना पूरी है। ठीक, तो ऐसे अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। तो यहां पर हम वही चीज लिखेंगे भैया कि जीवधारियों के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग, ठीक, जो क्रियाशील थे, एक्टिव थे, जो जीवधारियों द्वारा उपयोग न होने के कारण अवशेष हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, यानी हमने बताया ना कि जो केवल अवशेष के रूप में बचे हैं या फिर भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, उन्हें क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है। ठीक, जैसे मानव में निमेषक पटल, ठीक, जो नेत्र की पटल होती है, निमेषक पटल, अक्ल दाढ़, ठीक है ना, अक्ल दाढ़। अगला है पुच्छ कशेरुकाएं, ठीक, जो रीढ़ के हड्डी से होकर जो नीचे तक जाती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, बहुत समय पहले उनके पूंछ हुआ करती थी, और वैसे भी हमारे पूर्वज बंदर ही हैं। ठीक है, समझ जाना, आपके दादा बाबा बंदर ही थे, हमारे भी थे, याद रखना। ठीक है भैया, तो चलिए ये चीज हो जाता है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इसे भी। हो गया, चलिए अब आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया जाता है कि समजात एवं समरूप अंग को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि समजात एवं समरूप अंगों में 2 अंतर लिखिए और प्रत्येक के उदाहरण भी दे। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है, समजात और समरूप अंग क्या होते हैं। देखिए नाम बस आप पकड़ लीजिए, शब्द की गहराई को हमने बताया ना भैया, बायोलॉजी में मेरे प्यारे रसगुल्लों आधे से ज्यादा टॉपिक तो आप केवल और केवल शब्द से ही समझ जाओगे, यही से आपकी परिभाषा ज्यादातर तैयार हो जाएगी। देखिए बोल रहा है कि समजात अंग, क्या कह रहा है, समजात अंग, सम का मतलब समान और जात का मतलब यहां है भैया कि यहां देखिए समजात अंग यानी जिसकी स्ट्रक्चर जैसे भैया वो क्या हो, बनावट मतलब एक जैसे हो। ठीक है, तो ऐसे अंग जो रचना व उत्पत्ति में समान हो, यानी उनकी स्ट्रक्चर उनकी बनावट एक जैसे हो, लेकिन उनके कार्य क्या है भैया, भिन्न हो, वो समजात अंग कहलाते हैं।
और इस घटना को ही समजातता कहा जाता है। इसे भी कई मतलब 2024 में समजातता क्या है पूछ लिया था। ठीक है, जैसे उदाहरण में व्हेल, चमगादड़, मनुष्य के अग्रपाद, ठीक है, कीट के मुखांग आदि। क्योंकि देखिए सबकी जो बनावट है वो एक जैसे, भाई मनुष्य के दोनों हाथ हो गए, अगर हाथ फैलाएंगे तो भाई एक स्ट्रक्चर उनका इसी तरह, जैसे व्हेल हो गया, व्हेल का भी जो चप्पू होता है वो भी हो गया। ठीक है, चमगादड़ का पंख फैला हो ऐसे बनेगा। और उसके बाद भैया कीट है, कीटों का भी जो दोनों पंख होते हैं। अब सबके जो स्ट्रक्चर है बनावट एक जैसे, लेकिन काम अलग अलग। भाई जो व्हेल होते हैं चप्पू, वो तैरने के लिए। मनुष्य के जो अग्रपाद, यानी अग्रपाद का मतलब आगे वाली, ये हाथ की बात कर रहा है अग्रपाद, तो मनुष्य के जो हाथ है चीजों को पकड़ने के लिए। और उसके बाद भैया जैसे चमगादड़ है तो इसका भी वही चीज है भाई, उड़ने के लिए। और कीटों के जो मुखांग है तो वो भी कीट पतंग क्या है, उड़ने के लिए। तो हर एक का काम अलग अलग होता है। ठीक, तो यहां पर वही चीज है। अब अगला है समवृत्ति अंग। क्या है भैया, समवृत्ति अंग। अब इसी का उल्टा कर दो, समजात अंग जो है इसी का उल्टा कर दो समवृत्ति अंग। तो ऐसे अंग अब की बार भैया जो संरचना व बनावट में क्या हो भैया, वो बनावट और संरचना में भिन्न हो लेकिन उनका कार्य समान हो, वो समवृत्ति अंग कहलाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसे अंग जो रचना व उत्पत्ति में भिन्न हो लेकिन वो कार्य में समान हो, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। तथा इस घटना को समरूपता कहा जाता है, यानी जिसको समरूप अंग कहा जाता है, चाहे समवृत्ति कहो या समरूप अंग कहो। ठीक है, उदाहरण पक्षियों व कीटों के पंख एवं मछलियों के पखने व व्हेल के चप्पू। अब भाई पक्षियों और कीटों के पंख, पक्षी हो गया कीट हो गया, दोनों उड़ने के काम में आएंगे। इसी तरह जो मछली है और व्हेल, क्योंकि व्हेल तो वैसे आता है स्तनधारी में, तो जैसे मछली हो गया और व्हेल, ये भी क्या है, चप्पू उनके होंगे, वो भी तैरने के काम करेंगे। तो ये हो जाता है। ठीक है ना, तो ये रहा समजात अंग और समवृत्ति अंग। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है भैया, ज्यादातर ये 3 नंबर में आता है बट यहां पर हम 2 नंबर में रखे हैं इसे। ठीक, लेकिन अधिकांश रूप से याद रखना कि ये 2 नंबर वाला ही, मतलब 3 नंबर वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं भैया। देखिए यहां पे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत क्या होता है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत में 2 सिद्धांत दिए गए। एक होता है भैया लैमार्क, या इसी को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा है डार्विन या प्राकृतिक वर्ण या चयन का सिद्धांत। अब देखिए लैमार्क या उपार्जित लक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। लैमार्क ने यह बताया, वन शॉट में आपको हमने बहुत अच्छे से समझाया था इसके बारे में। लैमार्क ने यह बताया था कि प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में मतलब क्या होता है कि जहां पर भी वो रहता है उसके अनुसार, ठीक, वो लक्षण अर्जित करता है। ठीक है ना, यानी यहां पर यह बताया गया कि जो कुछ उसके अंदर परिवर्तन आएगा, ठीक है ना, वो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो परिवर्तन चलता चला जाएगा। किसने कहा ये, ठीक है, क्योंकि इन उपार्जित लक्षणों पर ये लैमार्क ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है ना, तो इन्होंने वही चीज कहा कि प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस भी वातावरण में रहता है उसी अनुसार ढल जाएगा, उसी अनुसार ढल जाएगा और उनसे एक नई पीढ़ी का विकास होता है, ये चीज कहा। तो इन्होंने यही बताया कि प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण क्या होता है वो अर्जित करता है, यानी उस वातावरण से उनको लक्षण मिलता है और बताया वही लक्षण उनकी संतानों में पहुंच जाता है। ठीक है, और यही उपार्जित लक्षण उनकी संतानों में पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। ठीक है, ये किसने कहा था, लैमार्क ने। और इनकी खूब आलोचना भी हुई थी, बहुत सारे फिर वैज्ञानिकों ने कहा अगर ऐसा है तो भाई पहलवान की संतान
पहलवान क्यों नहीं होती, किसी व्यक्ति का युद्ध या दुर्घटना में हाथ या पैर कट जाए तो उनकी संतानें फिर भी सही सलामत पैदा होती हैं। फिर उसके बाद भारत में नाक कान छेदने की प्रथा है बच्चियों में, फिर भी जब बच्चियां पैदा होती हैं तो सही सलामत एकदम नाक और कान छेदा क्यों नहीं रहता। चीन में इसी तरह पैर छोटे रखने के लिए लोहे के जूते पहनाए जाते हैं सदियों से, लेकिन फिर भी संतानों में क्या है, पहनाया जाता है जब पैदा होती है। तो ये बहुत तरह से आलोचना की गई थी, क्योंकि इन्होंने वही कहा कि भाई उपार्जित लक्षण का मतलब वही जन्म के बाद जो लक्षण आता है। ठीक, अब डार्विनवाद ने क्या कहा? डार्विनवाद ने यह कहा कि जनसंख्या बढ़ने पर पादपों तथा जंतुओं में संघर्ष होता है तथा प्रकृति द्वारा योग्यतम का चयन होता है। इन्होंने एकदम 100% बात सही की। इन्होंने ये बताया कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो जो भी प्रत्येक जीवों में क्या होती है, स्पर्धा होती है। स्पर्धा बोले तो कंपटीशन, और उस स्पर्धा में जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुसार क्या करता है भाई, ढालता है। यानी जो जीव क्या है भाई, प्रकृति में परिवर्तन के साथ अपने आप को ढाल लेता है, वो शुरू से अंत तक भाई उसका अंश बचा रहता है। और जो अपने आप को पर्यावरण यानी नेचर के अनुसार नहीं ढाल पाता, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो यहां पर ये होता है डार्विनवाद का कहना। तो ये क्या होते हैं, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत। चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, ये भी जो काफी इंपॉर्टेंट है कि हेरोइन जिसे मार्फिन कहा जाता है, ये क्या है? हेरोइन या फिर मार्फिन क्या है और यह किस पौधे से प्राप्त होता है? बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, और हमने इसे इसलिए भी रखा है कि पिछले ये 1-2 साल से नहीं पूछा गया है, ज्यादा नहीं, केवल 1 साल। ठीक, उसके पहले तो आया ही था, 1-2 साल में बताया ना। देखिए हेरोइन होता क्या है? हेरोइन एक ओपियोइड्स क्या है, एक दवाओं का जो नशीले दवाएं होती हैं उनका एक समूह है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ओपियोइड्स है, और यह अफीम या पॉपी मतलब जो पादप होता है इसके फल अर्थात संपुट के लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है ना, और यह शल्य चिकित्सा में निश्चेतक या दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त होता है, और यह हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित ओपियोइड्स ग्रंथियों से जुड़कर उनकी क्रियाशीलता को भी कम करता है। मतलब ये सीधी सी बात क्या होता है, एक चीज ध्यान देना, ये अफीम से अगर कहां से मिलता है तो अफीम के लेटेक्स से प्राप्त होता है, और ये एक प्रकार का क्या है, दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है। एक घातक मादक पदार्थ के रूप में होता है ये जो अफीम होता है, इसी से हेरोइन बनता है। इसका सेवन करने के बाद व्यक्ति क्या है, सपनों की दुनिया में चला जाता है, अपने आप को क्या है मतलब बहुत ही सहज महसूस करता है, उसे दुनिया एकदम रंगीन दिखाई पड़ेगी, उसे लगेगा कि अब तो मेरे लिए क्या है, मेरे सामने एकदम जन्नत है। लेकिन क्या है, ये ऐसा घातक मादक पदार्थ होता है जो आज के यूथ को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, और यूथ भी क्या है, इसी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरह से बैन है, लेकिन वही चीज है ना कि भैया जो चीजें बैन रहती हैं उसके बाद भी कहीं ना कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत अंश मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज के ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।